ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी सेकंड क्लास की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और हमने कल से ही स्टार्ट किया था ज्योग्राफी। पहले रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन करने के बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले तो ये जाना था कि यूपीएससी में सिलेबस कैसे कवर करें ज्योग्राफी का, है ना। और ज्योग्राफी को पढ़ते समय हम लोगों ने 4 स्टेप्स को ध्यान में रखा था, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे और सिलेबस, रिसोर्सेज और स्ट्रेटजी के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि लगभग पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के आए हुए हैं प्रीलिम्स में, वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो सिलेबस है उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और जब तक सिलेबस कंप्लीट अच्छे से नहीं होगा या उसकी समझ नहीं होगी तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ नहीं सकते। और मैं उम्मीद करूंगा, मतलब उम्मीद क्या, गारंटी कर रहा हूं कि आप यूपीएससी का प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप सिलेबस अच्छे से नहीं जानेंगे। प्री में हो सकता है सॉल्व कर लें फैक्ट के बेस पे, बट मेंस में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिसोर्सेज की बात की थी तो हमने सिंपल सा कहा था एक लाइन में कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए और मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। जब तक आप रिसोर्सेज तो बहुत सारे रखोगे ना तो कभी भी आप मतलब हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज की भी बात करें तो हमने 5-6 रिसोर्सेज बताए थे, और उन 5-6 रिसोर्सेज में हमने बात की थी एनसीईआरटी की, स्टैंडर्ड बुक्स की, जिसमें फुल्लर की बुक थी, जीसी की बुक थी जो कि इंग्लिश मीडियम में है, कुछ हमने नोट्स की बात की थी, और फुल्लर हो गया, एनसीईआरटी की बात की थी। हाँ, एनसीईआरटी 2 थी, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी की बात की थी हमने, और एटलस की बात की थी, है ना। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होना चाहिए आपके पास। तो ये आपका रिसोर्स हो, क्योंकि यही पढ़ने में आपको 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। और अगर आप इससे ज़्यादा रिसोर्सेज अपने बढ़ाओगे कि 1-2 क्वेश्चन जो किसी बुक में कभी किसी साल पूछा गया है, अगर आप उसको पढ़ने लगोगे 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में, और हो सकता है अगले साल उससे प्रश्न ना आए, तो आपका उस बुक को पढ़ना बेकार, और जो आपके रिसोर्सेज जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं आप उनको पढ़ेंगे नहीं, उनका रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर उतने रिसोर्सेज का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमेशा लिमिटेड रिसोर्स रखिए और उनका मल्टीपल रिवीजन करते रहना है। यहाँ पे हमने रिसोर्सेज की बात की। इसके अलावा हमने स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन किया था कि अपने एग्जाम को जानिए, उसको डिटेल में हमेशा, मतलब आप महीने में एक बार एग्जाम को जानने की कोशिश कीजिए। एग्जाम को जानने के अलावा खुद को भी जानना पड़ेगा पहले। इसमें मैं थोड़ा सा और अगर इसको एनालाइज करूं तो सबसे पहले आपको खुद से प्रश्न करना होगा कि आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं, आप आईएएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, है ना। आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, क्या रीजन है, क्या पैसे के लिए? यदि पैसे के लिए है तो फिर आपको सोचने की फिर से जरूरत है। ठीक है, क्या पावर के लिए, तो फिर से आपको सोचने की जरूरत है। तो क्या है ऐसा आईपीएस, आईएएस, आईआरएस में या आईएफएस अधिकारी बनने में जो आपके लिए बेहतर है, कैसे? ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको खुद को जानना पड़ेगा और फिर आपको इस एग्जाम को जानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ न पावर है, मतलब कि पावर के लिए नहीं और ना ही पैसे के लिए, 1-2 फैक्टर हैं, है ना। आप काम करेंगे तो आपको वेतन मिलेगा, आप काम करेंगे तो आपको वेतन मिलेगा, ये एक अच्छी बात है, मतलब मिलता ही है। थोड़ी बहुत पावर भी होती है, और पावर क्या है, धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे ना पेपर 4 पर पाएंगे। पेपर 4 में क्या है ना, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसको जब आप पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि यहाँ पर ना सिविल सर्विसेज में जो वैल्यू है वो पैसे की और पावर की नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, एंड ट्रांसपेरेंसी की है, 3 चीजों की है। यहाँ पर पैसा मतलब वेतन, और जो यहाँ की पावर है वो सेकेंडरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। तो आपको सबसे पहले तो खुद को समझना होगा, खुद से पूछना पड़ेगा कि आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं, तभी आपसे एग्जाम निकलेगा। जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर खुद को नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा, तब तक आप बैठ भी नहीं पाएंगे अपने टेबल चेयर पर 8 घंटे, ये विश्वास मानिए। किसी 1-2 दिन बैठ सकते हैं लेकिन इसके बाद नहीं बैठ सकते जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हो, है ना। 1-2 फैक्टर और भी है, उसके लिए भी एग्जाम मत दीजिएगा कि मम्मी पापा चाहते हैं, है ना। आप अपनी क्षमताओं का उपयोग अपने अनुसार करिए। आप
क्या कर सकते हैं ये आप बेहतर जानते हैं, आपके अलावा कोई बेहतर नहीं जानता। तो किसी की गाइडेंस मतलब कोई दूसरा बताए कि आप ये करो तो इस वजह से मत करिएगा, फिर भी आप गलत जगह पर हैं। आप अगर जब तक खुद नहीं चाहते हैं तब तक ये एग्जाम मत बैठे, इस एग्जाम को देने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में कुछ परसेंट लोग हैं, 1-2% लोग हैं जिनकी जिंदगी बनती है, बाकी 98 से 99% लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, है ना। उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग योग्य होते हैं फिर भी नहीं हो पाते सिलेक्ट, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी में गलती होती है, और इसके अलावा कुछ होते हैं जो सीरियस नहीं होते, कुछ होते हैं सिर्फ एग्जाम देखने आए होते हैं, कुछ सोसाइटी को दिखाने के लिए, कुछ मम्मी पापा के कहने पर आए होते हैं। तो 98% लगभग उसमें ऐसे होते हैं, 1-2% होते हैं जो इसमें पास हो पाते हैं। तो ध्यान से, है ना, हम लोगों ने स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन किया था लेकिन ये पॉइंट छोड़ दिया था कल, तो ये बात रही। तो जब आप खुद को जान जाएंगे ना, तब आप एग्जाम को भी जानने, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ एग्जाम को कैसे जाने, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है, कितने समय में किया जा सकता है, इसके लिए क्या फैक्ट्स होने चाहिए, है ना, किन चीज़ों का मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, मैनेजमेंट आपको करना चाहिए किन चीज़ों का, है ना। एग्जाम अगर दे रहे हैं आप, तो अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो 3 चीज़ों पर, अगर हम यहाँ पे प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन की बात करें, है ना, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस चीज का करना है आपको, टाइम का, स्ट्रेस का, किस चीज का, स्ट्रेस का, एंड जो तीसरा है वो है इमोशंस का, है ना। 3 चीजों का अगर आपने प्रबंधन कर लिया, मतलब टाइम का, आपने टाइम को मैनेज कर लिया, अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया और अपने इमोशंस को मैनेज कर लिया, तब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के योग्य हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए, अब जब आप इन सब चीजों को अच्छे से जान लें, समझ लें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लें, तब आप अपने एग्जाम को जानिए, ठीक है। और एग्जाम को जानने के साथ साथ आप उसके अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सिलेबस उसके बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, और साथ साथ यूपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। एक और अप्रोच के बारे में मैं बात करता हूँ, वो ये है कि साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगाने होंगे आपको, ठीक है। बिना प्रैक्टिस किए हुए और रिवीजन किए हुए एग्जाम नहीं निकलेगा, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। और अपने नोट्स बनाने होंगे आपको, 1-2 नहीं, हो सकता है 20 नोट्स, हो सकता है 50 बार आपको एक एक नोट्स बनाना पड़े, लेकिन बनाइए, यही मेहनत है, इसके अलावा कोई दूसरी मेहनत नहीं आती। और हाँ, सिर्फ करंट अफेयर पर फोकस नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट पर भी उतना ही फोकस करना है ना। धीरे धीरे हम अगली क्लास में भी डिस्कशन करेंगे कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से वेटेज दिया जाए, है ना। 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन पे क्वालिफाई कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन अगर आपने जीएस में कर लिया है तो आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। तो 50 क्वेश्चन पे ही जब सिलेक्शन है तो हम 50 क्वेश्चन भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सही स्ट्रेटेजी और डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह करना पड़ेगा आपको, ये फैक्टर्स है। चलिए फिर आगे बात करते हैं, हम लोगों ने ज्योग्राफी पे किया था कि जो सिलेबस है यूपीएससी का ज्योग्राफी में वो क्या है। तो हमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ना है, जिसमें हमने विश्व के भूगोल के बारे में चर्चा की थी, तो हमें पता चला था कि भौतिक भूगोल और उसका मानव एवं आर्थिक भूगोल पढ़ना है। इसके अलावा यही इंडिया में भी पढ़ना है, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये पढ़ना है इंडिया में भी। फिर बात की थी हमने कि हमें विश्व के भूगोल में जो भौतिक भूगोल है उसमें क्या पढ़ना है ना। तो हमने 4 चीजें बात की थी मुख्य रूप से, वो है सामान्य भूगोल, है ना, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान। 4 ये फैक्टर्स हैं जिन पे हमें पढ़ाई करनी है अपनी, इन्हीं के इर्द गिर्द। इसके अलावा ज्योग्राफी में और कुछ नहीं पढ़ना है। मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल और आर्थिक भूगोल पर चर्चा की थी, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के।
फिर आते हैं हम लोग अपने ज्योग्राफी की स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी जनरल ज्योग्राफी से, है ना, जनरल ज्योग्राफी से की थी। और जनरल ज्योग्राफी में हम लोगों ने पृथ्वी की जो आकृति है ना, स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में बात की थी। स्ट्रक्चर या कहें हम, सबसे सही वर्ड है शेप। शेप के बारे में डिस्कशन किया था। इसके अलावा अर्थ के मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, ये सब जाना था। और इसके अलावा हम आज जानेंगे अपनी क्लास में, वो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, है ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब फिर से अगर हम शेप की बात करें, 2 मिनट में अपना रिवीजन करते हैं हम लोग। अगर हम अर्थ के शेप के बारे में जानें, वो है जियोड, है ना। पृथ्वी की अपनी आकृति है, ये गोलाकार नहीं है। ये हम लोगों ने देखा, शुरुआत में माना जाता था कि ये समतल है, पूरी तरीके से प्लेन है। बट जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ा, पाइथागोरस उन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बताया कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार है, मतलब गोलाकार है, समतल नहीं है। ये पाइथागोरस ने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बताया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे और अध्ययन हुआ, तो अरस्तु, आर्यभट्ट और जैसे कॉपरनिकस, है ना, इन लोगों ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और ये प्रूफ है, पाइथागोरस ने सही कहा था। और फिर हाल के दिनों में अब हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, बल्कि ये लघुवृत्त आकार का है, जियोड का है। जब हम अर्थ को देखेंगे तो हमें दिखता है कि ये विषुवत रेखा पर, मतलब बीच में जो है ये उभरी हुई है, थोड़ा सा उभरी हुई है, और ध्रुवों पर ये थोड़ा सा चपटी हुई है ना, ये दिखाई देता है। और इसके साथ ही हम ये देखेंगे, ये पृथ्वी जो है वो अपने धुरी पर थोड़ा सा टेल्ट है, थोड़ा सा झुकाव है इसका। ये ऐसा नहीं कि ये सब सिर्फ ग्लोब पर बनाया गया है, बल्कि जैसा अर्थ घूमता है सौरमंडल में, वैसे ही ग्लोब पर बनाया जाता है। तो ये जो थोड़ा सा झुकाव है, ये पृथ्वी का है। ये कितना है हमने डिस्कस किया था, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो शेप के बारे में क्या बात किया कि ये विषुवत रेखा पर बीच में मतलब उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी हुई है। ये हमने डिस्कस किया था शेप के बारे में। ये पता कैसे चलता है, तो अंतरिक्ष से देखने के बाद भी पता चलता है। ऊपर से जब लोग गए, अंतरिक्षयान वगैरह जाते रहे हैं, तो उसके बाद जब फोटो आई अर्थ की, तब भी पता चला। इसके अलावा अगर प्लेन होता, है ना, अगर सामने बल्ब जल रहा है, तो इस बोर्ड पर भी हर जगह लाइट बराबर पड़ रही होती है एक ही टाइम पर। तो पृथ्वी के हर जगह पर दिन बराबर होता, मतलब एक साथ दिन होता और एक साथ रात होता। ऐसा नहीं है। तो आपने सुना होगा कि अमेरिका में अभी रात है और इंडिया में भी दिन है, तो ये आप बात सुने होंगे। तो ये यही है कि पृथ्वी गोलाकार है, इस वजह से एक तरफ दिन होता है और एक तरफ रात होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य, अगर धरती ऐसे घूम रही है चारों तरफ सूर्य के, है ना, तो ये रही धरती। सूर्य के सामने जो पृष्ठभूमि होगी ना, पृष्ठ होगा, वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और दिन होगा यहाँ पर। और इसके पीछे लाइट तो पड़ नहीं रही, सूर्य की किरण पड़ नहीं रही है, तो यहाँ पर रात होगी। ठीक है, तो यही है, हमें पता चला कि ये गोल है, इसी वजह से ऐसे घूमती रहती है धरती। हमने रोटेशन मूवमेंट के बारे में बात किया था, तब उसमें देखेंगे। तो जियोड शेप है इसका। ठीक है, पृथ्वी नुमा, पृथ्वी नुमा आकृति है। पृथ्वी की अपनी आकृति है, ना ये नारंगी के आकार का है, ना दीर्घ वृत्ताकार है, ना ही सर्कल में है, मतलब वृत्त में भी नहीं है। तो ये किसकी आकृति है, कैसी, पृथ्वी नुमा। फिर भी आम बोलचाल की भाषा में हम लगभग कह देते हैं कि ये गोल है ना, कुछ नहीं तो ये गोल के मतलब कि गोला के आसपास की स्थिति है ना। गोल तो नहीं है, लेकिन गोल के आसपास है। ऐसा तो नहीं कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, बल्कि सर्कल ही बोल देते हैं आम लैंग्वेज में। क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में आम लोग जो है इसको गोला ही कहेंगे, उसको लघुवृत्त नहीं कहने जाएंगे। तो इस पे हमने डिस्कशन किया था। इसके अलावा हमने अर्थ के मूवमेंट पे डिस्कशन किया था, है ना। गतियां कितनी, हमने सुना होगा कि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, रोटेट कर रही है। तो मूवमेंट कितने तरह की है, अर्थ कितनी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो 3 तरह से करता है। एक तो करता है घूर्णन, ठीक है, दूसरा परिक्रमण,
और तीसरा है प्रीसेशन। ठीक है, प्रीसेशन। हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। हमने बात किया था कि घूर्णन के बारे में, जब तो घूर्णन के बारे में हमने बात किया था। तो क्या होता है कि ये रहा सन और ये रहा अर्थ। ओके, ये जो अर्थ है वो अपनी ही जगह पर ऐसे घूम रहा होता है ना। ये अपनी ही धुरी पर, अपनी ही जगह पर जो घूमती है, अब घूमने की जो प्रक्रिया है इसको घूर्णन कहते हैं। और ये कितने किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है? 1690 किलोमीटर प्रति घंटा। 1690 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रहा है। कहां पर? इक्वेटर पर, है ना। इक्वेटर ये रहा, चूंकि इक्वेटर को आज हम पढ़ेंगे डिटेल में जब अक्षांश को पढ़ेंगे। इक्वेटर जो है बीचों बीच में है, और यहां पर जो पृथ्वी की गति है, घूर्णन है अपनी जगह पर घूमने की, वो 1690 किलोमीटर है। 1690 किलोमीटर है प्रति घंटा। ऐसे ही जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो इसकी गति में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसकी गति में परिवर्तन होता है। और हमने डिस्कस किया था कि 60 डिग्री पर, 60 डिग्री अक्षांश पर जो इक्वेटर पर 1690 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही थी पृथ्वी, वो आधी हो जाती है, 845 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, अपनी ही जगह पर। और जब हम 90 डिग्री पर पहुंचेंगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 90 डिग्री है मतलब ध्रुव है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, ये एक बिंदु के रूप में है और बिंदु पर कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो अपनी जगह पर घूमना होता है। अब इसको देखेंगे हम तो हमें ऐसा लगेगा कि सिर्फ इक्वेटर ही घूम रहा है, बीच का हिस्सा घूम रहा है, ऊपर का नहीं घूम रहा है, क्योंकि वो बिंदु के आकार का है। ये रही बात हमने की थी। घूर्णन की। अब घूर्णन के का इसका प्रभाव क्या होता है? अच्छा, उससे पहले भी अगर हम देख लें तो दिशा क्या है इसकी। हमने गति के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब दिशा के बारे में देखते हैं। तो दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व है। पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, मतलब अमेरिका की तरफ से चलती है धरती, कहने के लिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अमेरिका की तरफ से चल रही है और जापान की तरफ खत्म हो रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सिर्फ ऐसे समझने के पर्पज से है, ये स्टेटमेंट उतना सही नहीं है, इसको क्लियर किया जा सकता है ना। तो दिशा क्या है इसकी? पश्चिम से पूर्व है। इसके अलावा हम बात करें इसका प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट क्या है इसका। तो इफेक्ट जो है, इसके कारण ही दिन एवं रात होती है। यूपीएससी आपसे प्रश्न कर सकता है, यूपीपीसीएस में भी प्रश्न हो सकता है कि रात एवं दिन की घटना परिक्रमण के कारण होती है ना। परिक्रमण मतलब रिवॉल्यूशन। और घूर्णन को क्या बोलते हैं? रोटेशन। रोटेशन बोलेंगे। तो क्या प्रभाव क्या होता है इसका? दिन एवं रात होता है। हमने अभी डिस्कस किया था कि दिन एवं रात कैसे, जो सूर्य के सामने होता है पृष्ठ पृथ्वी का, वहां पे दिन होगा, और जो उसके पीछे होगा वो रात होगा। लगभग इस पृथ्वी को अपनी जगह पर घूमने में कितना समय लगता है? समय कितना लगता है एक चक्कर लगाने में खुद का? तो 24 घंटे। 24 घंटे का समय लगता है। और उस 24 घंटे में अगर ये रही धरती, है ना, और सूर्य के सामने, तो इस पृष्ठ को दोबारा इस जगह पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे का टाइम लगेगा। ये बात रही घूर्णन की। घूर्णन को हमने समझा, इसको आज हम थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से विजुलाइज भी करेंगे। अब आते हैं परिक्रमण के बारे में। अच्छा, हमने अभी कहा था कि दिन एवं रात जो है वो किस गति के माध्यम से होता है, पृथ्वी की कौन सी गति दिन एवं रात के लिए उत्तरदायी है? तो हमने कहा था कि परिक्रमण, है ना। अभी मैंने कहा तो नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी ऐसे ही थोड़ा सा घुमा देता है। सब कुछ तो उसने सही कहा,
कि दिन एवं रात पृथ्वी की गति कौन सी गति के कारण, है ना, तो उसने कह दिया परिक्रमण की गति के कारण होता है क्या, तो आपने कहा हाँ परिक्रमण की गति, तो गलत हो जाएगा, आपको यही ध्यान देना है, थोड़ा सा वो गलत करेगा, पूरा स्टेटमेंट उसका सही रहेगा। घूर्णन के कारण होता है, रोटेशन के कारण, अभी ही बताया है ना। दिन एवं रात, दिन एवं रात किसके कारण होता है, घूर्णन से, घूर्णन के कारण होता है। परिक्रमण के बारे में बात करेंगे तो परिक्रमण क्या है, परिक्रमण जो है ये रहा सन, और सन के चारों ओर ऐसे घूमने की जो क्रिया है उसको परिक्रमण बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये रहा सूर्य, है ना, और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाने की क्रिया है इसको परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करना उसको परिक्रमण कहेंगे, रिवॉल्यूशन, ठीक है। अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि इसकी जो पथ है, मतलब रास्ता क्या है इसका, है ना, पूरब से नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि रास्ता की अगर हम बात करें ना तो किस तरह से घूम रहा है, गोलाकार तरीके से घूम रहा है, ट्रायंगल में घूम रहा है, कैसे, तो ये दीर्घ वृत्ताकार रूप में घूम रहा है, घूम रहा है, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार मतलब इलिप्स, सुना होगा आपने, इलिप्स सर्कल, इसे इलिप्स में घूमता है, इलिप्स के शेप में ही घूमता है ये। मतलब क्या हुआ, अगर नहीं जानते हैं, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, ये रहा सन, तो ये देखिए ये है इलिप्स, मतलब इस तरफ की डिस्टेंस कम है, इस तरफ की डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, इसको इलिप्स बोलते हैं। दीर्घ वृत्ताकार रास्ते पर ही ये घूमता है, ये भी पूछा गया है कई बार, पुराने क्वेश्चन है लेकिन पूछे गए हैं, फिर से घुमा के पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अब बात आती है कि कितनी स्पीड से घूमता है, हमने यहाँ पे स्पीड की बात की थी, तो 1690 किलोमीटर अपनी जगह पर घूमता है, लेकिन इस तरह की जो शेप है ना, इसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की गति क्या है, तो लगभग 29 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लगभग 29.29 किलोमीटर प्रति सेकंड है लगभग, ठीक है। तो 29.4 वैसे होता है, लेकिन 29 किलोमीटर को हम ले रहे हैं, 29 किलोमीटर प्रति सेकंड है, वहां पर हमने घंटे की बात की थी, यहाँ पर 1 सेकंड की बात की है। अब बात आप लोगों के मन में आनी चाहिए थी कल ही, कमेंट बॉक्स में मैंने कई बार देखा, इंतजार भी किया कि ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आया नहीं। अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूमती है अपनी जगह पर और उस सूर्य के चारों ओर भी, तो हम लोग कैसे गिरते नहीं हैं, इतना स्टेबल क्यों रहता है ना, ये क्यों, हाँ तो मतलब घूम रही है तो जैसे जो हाँ कैसे बैलेंस मेंटेन रहता है, पता भी नहीं चलता, इतनी स्पीड से घूम रहा है। हम लोग बाइक चलाते हैं 40 की स्पीड से और हालत खराब हो जाती है, 60 की स्पीड से चलाते हैं हालत खराब हो जाती है, पता चलता है ऐसा लगता है कि बगल वाला तो उड़ रहा है जो गया अभी पीछे। तो अगर इतनी स्पीड से अर्थ चल रही है, घूम रही है, तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा। बात यह है, आप लोगों ने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, है ना, बोला जाता है कि जब उनका रॉकेट जो है वो अर्थ के कक्ष में आया तो ब्लास्ट हो गया उसमें, ठीक है। ब्लास्ट कैसे हो गया, वह जो हमारा अर्थ है ना उसके चारों ओर, मैंने कल ही बात की थी, इनविजिबल पावर्स हैं बहुत सारी, है ना, जो दिखती तो नहीं है लेकिन हम पे इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमें पृथ्वी की ओर खींचे रहता है, इसके कारण हम धरती से जुड़े रहते हैं, नहीं तो हम लोग उड़ते रहते और हम जीवन संभव ना हो पाता वो उससे। तो वैसे ही इनविजिबल पावर्स में हमने बात किया इन्वायरमेंट की, एटमॉस्फेयर है हमारा, और एटमॉस्फेयर को हम लोग पढ़ेंगे भी जलवायु विज्ञान में। जलवायु विज्ञान में हम देखेंगे कि अर्थ के इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं गैसों की, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल है हमारे पृथ्वी के ऊपर, और वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ ही घूम रहा है। जो हवा चल रही है, एक तो गति जो हमें पता चलती है, एक एनवायरनमेंट जो ऊपर का है वो अर्थ के साथ साथ ही चल रहा है ना, उतनी ही स्पीड से। आप गाड़ी पे बैठे रहे, गाड़ी मतलब बाइक पे बैठे हैं और बाइक के साथ आप जा रहे हैं, तो आप बाइक के साथ जा रहे हैं ना, अगर आप वहीं से उतर कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी स्पीड थी, कैसा चोट लगेगा, कितना घर्षण होगा, फ्रिक्शंस होगा, चोट लगेगी हमें। ये तो बाइक पे बैठने के बाद हमें पता नहीं चलता,
ठीक है, वैसे ही है कि हम अर्थ पर बैठे हैं और जो एनवायरमेंट है वो हमारी बाइक है। ठीक है, वायुमंडल जो है वो बाइक है, एटमॉस्फेयर नहीं कहेंगे, वो एटमॉस्फेयर कहेंगे यहाँ पर। तो जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ ही साथ घूम रहा है, इस वजह से हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर क्या, इतनी स्पीड से घूम रहे हैं, बाइक आप चाहे कितनी स्पीड से चलाइए उस पर बैठे रहिए तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया जाता है ट्रेन में बैठने का। आप ट्रेन चलती है खूब स्पीड से, लेकिन आप बैठे रहते हैं, उसमें चाय भी रखते हैं, वो भी नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि जो अंदर बैठे हैं वो भी उसी ही गति से चल रहे हैं जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है, इसलिए पता नहीं चलता। तो कल्पना चावला का जो एक्सीडेंट हुआ था वो यही था कि उनका जो रॉकेट था वो हमारे इन्वायरमेंट में एंटर ही करने वाला था, कि सही से एंटर नहीं कर पाया सही तरीके से, और वो उस फ्रिक्शन से, है ना, हवा के फ्रिक्शन, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उससे उसमें फंस गया। और इतना तेज हवा चलता है, मतलब इतनी स्पीड से अर्थ में एंटर करने की कोशिश होनी चाहिए। अगर इससे कम स्पीड होगी तो उससे फ्रिक्शन होगा और उसी में घूमकर वही फ्रिक्शन से ब्लास्ट हो गया। तो कल्पना चावला जी की डेथ ऐसे हुई थी, है ना। तो ये रहा, इतनी स्पीड से घूमते हैं और हमारा एटमॉस्फेयर भी हमारे साथ ही चलता है, अर्थ के साथ साथ ही चल रहा होता है, रोटेट कर रहा है और वो रिवोल्यूशन भी कर रहा है। ठीक है, साथ साथ में ही। आप ऐसे सोचो ना कि देखो, विजुलाइज करो कि आप इसके ऊपर इतनी दूर में इन्वायरमेंट है के चारों ओर। ठीक है, और उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। हम लोग ओजोन के बारे में जानते हैं, हम लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा, समताप मंडल सुना होगा, क्षोभ मंडल सुना होगा, हमने सुना होगा कि बारिश जो है इसी मंडल में होता है। ऐसे कई मंडल हैं, 4 मंडल हैं, लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे गैसेस के जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, इन सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये रहा परिक्रमण, है ना। हमने इसके गति के बारे में बात कर लिया था। इसका समय कितना होता है, एक बार चक्कर लगाने का समय क्या है ना। समय क्या है, 365 सही 1/4। अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दीजिएगा, मैं बाइलिंगुअल में पढ़ाता हूँ और बाइलिंगुअल में आपको पढ़ा सकता हूँ। तो अगर किसी को भी कहीं प्रॉब्लम लग रही हो, ना समझ पा रहे हो, तो हमें बता दीजिएगा, हम उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे। 365 से ही 1/4 दिन लगते हैं, है ना, समय लगता है। आपने लीप वर्ष के बारे में सुना होगा, 29 फरवरी का नाम सुना होगा, बहुत लोगों का जन्मदिन भी उसी दिन पड़ता है, तो बोलते हैं कि 4 साल बाद उनका बर्थडे आएगा। तो होता क्या है वो फैक्टर, हम जो है ना हर साल 3 साल तक हम 365 दिन काउंट करते हैं। लेकिन और जो 1/4 दिन जो बचता है ना, उसको हम हर चौथे साल जोड़ लेते हैं अपने कैलेंडर में। ठीक है, तो क्या हुआ, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। आपको मैं बता दूं 1/4 का मतलब क्या हुआ, कि अगर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और मतलब यहाँ पे 365 सही 6 घंटे लगते हैं, 365 और 6 घंटे का समय। अगर हम इसको 1/4 को हटा दें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो 6 घंटे का समय। तो ये जो 6 घंटे है वो हर चौथे साल जोड़ लिया जाता है, तो 6 चौक 24 24 होता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो हर चौथे साल लीप वर्ष में जो है वो लीप वर्ष में जो है वो 365 प्लस एक दिन और जुड़ जाता है, तो कितना 366 दिन हो जाता है। ठीक है, ये लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट रहा। लीप वर्ष को आपको अगर पता लगाना है कि कौन सा ईयर लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा, तो कैसे पता चलेगा, उसको डिवाइड बाई 4 करिए। अगर वो डिवाइड बाई 4 हो जाता है, 0 आए, मतलब 0 क्या पूर्ण रूप, मतलब कि ऐसा ना हो जैसे कि 13, ये कभी कटेगा नहीं अगर 4 से, है ना। अगर 4 से नहीं कट रहा है तो मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। अगर यहीं पे 12 होता और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा कितना, 3, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। तो फिलहाल ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट रहा। इसका प्रभाव क्या होता है रिवॉल्यूशन का, रिवॉल्यूशन का प्रभाव ये होता है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन कैसे, मौसम में परिवर्तन होना, गर्मी आना, ग्रीष्म ऋतु,
हाँ मौसम जो चेंज कर रहा है। हाँ, तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का आना, बरसात बारिश का मौसम आना, ये जो मौसम में बदलाव होता है ना, वो परिक्रमण के कारण ही होता है। ठीक है, अभी वीडियो दिखाऊंगा तो अब आपको और भी विजुअलाइज हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हमने डिस्कशन ये इसका प्रभाव आपको जानना है, तो मौसमी जो बदलाव होता है वो परिक्रमण के कारण ही होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं एक वीडियो आपको, जिसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। नहीं, ज्योग्राफी अपना फोल्डर चाहिए था। देखिए, अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये अर्थ है और ये सन है, इसके चारों तरफ घूम रहा है ना। इसको परिक्रमण समझिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, रिवॉल्यूशन कर रही है। अभी देखिए, यहाँ पे मंथ आ रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना। ये इलिप्स सर्कल दिखा आपको, सितंबर। अब सितंबर में आइए और ध्यान से देखिएगा, ऐसे अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पर। देखिए, ये एक्सिस है, ये इक्वेटर है, ये घूम रहा है अर्थ। ठीक है, ये वो फेस है जहां पर सूर्य की किरण पड़ रही है सीधी, और ये वो फेस है जहां पे सूर्य की किरण नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे रात है और इधर दिन है। ठीक है, आप देखिए आगे, ये एक्सेस देखिए यहाँ पे टिल्ट हुआ। ये अर्थ सीधा नहीं है, ऐसे होना चाहिए था, इसको इसको यहां पर होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हुआ। अब ये कैसे कह रहा है कि ये विंटर है और ये समर है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी पूरा वीडियो आप देखिए और मैं साथ साथ में आपको समझाता भी जाऊंगा थोड़ा बहुत, जहां समझने वाला होगा। देखिए, ये सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, अब ये बताने की जो कोशिश कर रहा है वीडियो, वो ये है कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही झुका रहता है, इसी तरफ मान लीजिए ऐसे झुका है। ठीक है, ऐसे ही झुके झुके घूमेगा, ये नहीं कि ये सूर्य की तरफ ऐसे घूम जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको पेन से देखिए, ये पेन है, ऐसे मान लीजिए कि अर्थ ऐसे घूमा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा टेल्ट है। ठीक है, अपने एक्सेस की ओर है, इस तरफ नहीं है, अपने एक्सेस के नीचे की तरफ झुका हुआ है, इस तरफ। तो ये ऐसे ही हमेशा रहता है, चाहे अर्थ ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कि ये ऐसे हो जाएगा, सूर्य की तरफ नहीं रहता है ऊपर का। ये हमारा बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो ये ऊपर का नॉर्थ का हिस्सा है ना, वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं, ये जो जैसे अर्थ का टेल्ट है वैसे ही रहेगा, वो चाहे जिस भी तरफ रहे। तो यहाँ पर देखिए, अर्थ जो है ना वो अभी घूम रही है चारों तरफ सूर्य के। तो ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध है, उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। ध्यान दीजिए, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं और यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी। सूर्य की किरण यहाँ पर तिरछी पड़ रही है, बहुत कम जा पा रही है, इस वजह से यहाँ पर ठंडी है। और यहाँ पर जनवरी की बात की गई है, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि जनवरी में हमारे यहाँ ठंडक होती है कि गर्मी होती है। ठंडक होती है। तो क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरण तिरछी पहुंचती है यहाँ पर, और तिरछी होने के कारण यहाँ पे ठंडक होती है। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया की साइड देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, तो वहां गर्मी होगी जनवरी में। क्यों, क्योंकि सूर्य उस तरफ है। अभी देखिएगा आगे इस वीडियो में आपको दिखेगा और भी क्लियर होगा। ये देखिए, ये देखिए, अब फिर से मंथ चेंज हो रहा है, फरवरी, है ना। अब देखिए, अर्थ जो है वो अब धीरे धीरे चेंज हुआ। अभी मार्च आने के बाद, है ना, मार्च आने के बाद 21 सितंबर में लगभग देखेंगे, सॉरी 21 मार्च के आसपास देखेंगे, तो ये सन मूव करके अभी आ जाएगा यहाँ पे मार्च में। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं,
ऐसे नहीं बढ़ता क्या? ऐसे नहीं आगे पीछे होता क्या ये? देखिए, ये दूसरा वीडियो आ गया क्या? फिर से ही देखना पड़ेगा हमें वीडियो, देख लेते हैं और साथ साथ में इस बार चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा मार्च आएगा, और देखिए मार्च में जो सनलाइट है ना, वो जो अभी जनवरी में इस तरफ था सन, वो मूव करके अब ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ ये इक्वेटर पे पहुंच जाएगा और 21 मार्च को जो सूर्य की किरण है वो विषुवत रेखा पर बराबर पड़ेगी। मतलब चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बराबर तिरछी पहुंचेंगी, तो ना तो दोनों इसमें हेमिस्फेयर में गर्मी होगी और ना ठंडी होगी। अब देखिए यहाँ पर मुंह में इस तरफ झुकाव हो गया और सन जो है वो अब हमारे तरफ पड़ रहा है, मतलब भारत के आसपास के क्षेत्र में देखिए जहाँ कर्क रेखा है 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर सीधी पड़ रही है ना। 21-22 जून के आसपास का जो टाइम है ना, वहां पे सन जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गया, और इधर ठंडक आ गई, विंटर आ गया। अब देखिए फिर से मंथ चेंज हो रहा है और फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो रही है। और ये भी जानिएगा कि जब ग्रीष्म ऋतु आएगी ना, तो जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी, इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, तो बारिश का मौसम भी उसी समय आएगा। अब ये देखिए ये अर्थ है, अब इसको फैला दिया गया और फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए जो ठंडक गर्म का, और कहाँ पर ज्यादा ठंडक रहता है, ऊपर वाले मतलब नॉर्थ और साउथ में देखेंगे तो ज्यादा ठंडक होती है, बाकी जहां पर पर्वत है, पहाड़ है, वहां पर और भी गर्मी होने की वहां पे बर्फ दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी देखना था, कल हम लोगों का रह गया था। तो यहाँ पर थे हम लोग, तो हमने देखा कि मौसम में या ऋतुओं में जो बदलाव होता है वो परिक्रमण या रिवोल्यूशन के कारण ही होता है। इंग्लिश में टर्म जरूर जानिएगा। फिर आगे देखते हैं प्रीसेशन। प्रीसेशन क्या होता है? वैसे तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते जो हैं वो परिक्रमण और घूर्णन ही है ना। घूर्णन को दूसरे शब्दों में परिभ्रमण भी कहते हैं। प्रीसेशन नहीं पढ़ा जाता क्योंकि प्रीसेशन बहुत नियमित प्रक्रिया नहीं है। हमें एक साल के अंदर ये दोनों ही प्रक्रिया देखने को मिल रही हैं, लेकिन प्रीसेशन ना वो 11,000, 15,000 साल और 26,000 साल जैसे टाइम लेता है। तो हम लोग कभी कभी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यूपीएससी वहीं बाजी मारता है। और उसने पूछा था ये प्रीलिम्स के एग्जाम में कि प्रीसेशन क्या है। तो प्रीसेशन पृथ्वी की एक प्रकार की गति है जो आपको मैं बताऊं कि ये अर्थ जो है ना वो अपने एक्सेस, ये मान लीजिए उसका एक्सेस है, तो ये 23, ये कितना झुकाव है, वो 23.5 डिग्री है, और इधर से इधर का जो एंगल बनेगा वो 66.5 डिग्री बनेगा। ठीक है, और इसका जो एंगल है वो ये ध्यान दीजिए। तो ये जो एंगल है ना उसमें चेंजेस होते हैं, चेंजेस होते हैं। अभी आप वीडियो में जब देखे हैं ना,
वीडियो में जो आपने देखा, तो जो एक्सेस है ना वो लट्टू की तरीके से घूम रहा है, इधर उधर हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, देखिएगा। फिलहाल ऐसे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन देखेंगे तो ये जो अर्थ है ना वो लट्टू की तरीके से घूमता है। लट्टू कैसे घूमता है, आपने देखा होगा कि ये ऐसे ऐसे है ना, ऐसे घूमता है, मतलब ये ऐसे ऐसे। तो ये जो ऐसे घूम रहा है ना, इसमें एंगल में चेंजेस जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एक्सेस दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा टेल्ट है, तो ये जो टेल्ट है ना इसमें जो चेंजेस होते हैं उसको प्रिसेशन बोला जाता है। तो क्या है, इसको सब ज्योग्राफी की लैंग्वेज में देखें तो जो अक्षीय परिवर्तन होता है एंगल में, कोणीय मतलब कि पृथ्वी के झुकाव में जो कोणीय परिवर्तन होता है उसको प्रिसेशन बोला जाता है। ये फैक्टर है ना। तो यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब एक और भी चीजें इसी में ही हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, वो ये है कि पेरीहेलियन और अपहेलियन, अपसौर और उपसौर क्या होता है। पेरीहेलियन या अपसौर, ठीक है। चूंकि जो अर्थ है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है, यहां पर हम लोगों ने देखा, फिर से बनाते हैं। यहां पर देखिए ये है सन और इसके चारों ओर ऐसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है। चारों ओर चक्कर लगा रही, बराबर तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक टाइम ऐसा है जब अर्थ और सन एक दूसरे से सबसे क्लोजेस्ट हैं, है ना, ऐसे मूव कर रही है अर्थ, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। तो हम देखेंगे कि एक ऐसा टाइम है जहां पे अर्थ सूर्य के सबसे नजदीक है, वहीं एक दूसरा समय देखेंगे कि जब अर्थ सबसे दूर है पृथ्वी के, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक है, मतलब पृथ्वी जो घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है, तो ऑब्वियसली सूर्य की किरणें यहां पर ज्यादा पड़ेंगी, ठीक है, ज्यादा पड़ेंगी। जब ये दूर होगा तो सूर्य की किरणें यहां पर कम पहुंचेंगी, ठीक है। अब इसको इस घटना को नाम दिया गया है ना, इस घटना को नाम दिया गया है। अच्छा पहले तो डिस्टेंस भी देख लेते हैं कि इस जो सबसे कम दूरी होती है वो कितनी होती है, 14.7 CR करोड़ किलोमीटर। जो इसकी डिस्टेंस है इस समय, जो पृथ्वी सूर्य के जब सबसे नजदीक होती है तब उसकी डिस्टेंस 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। वहीं सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है तब उसकी डिस्टेंस 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। क्लियर, 15.2 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, उपसौर, है ना। उपसौर का मतलब कम होना, कम होना इसका मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूं कि कम मतलब डिस्टेंस, दूरी का कम होना, दूरी का कम होना। और ये दूरी यहां पर कितनी है, 15.2 करोड़ किलोमीटर है। ये रहा, इसको उपसौर बोलेंगे, है ना, इस स्थिति को क्या बोलेंगे, उपसौर। अब आते हैं, जब दूरी सबसे ज्यादा होगी तब उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं अपसौर। अपसौर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको अपहेलियन और इसको पेरीहेलियन बोलते हैं। पेरीहेलियन, तो पेरीहेलियन और अपहेलियन, इसका इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा। तो इस स्थिति को भी हम जान लिए कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है।
एक बात और कि ये स्थिति कब होती है, हमें ये सब क्या मतलब कि एक तरह से होगा ना कि बकवास ही है अगर हम इसको सही से नहीं समझे तो। क्या है ये? ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बाहर आते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे कम होती है वो होती है 4 जनवरी को, सॉरी 3 जनवरी को। 3 जनवरी जो है को दूरी सबसे कम होती है, और वहीं 4 जुलाई को 4 जुलाई को दूरी सबसे ज्यादा होती है। मतलब क्या हुआ कि 4 जुलाई को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में होगा क्योंकि ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे चल रही होती है और सूर्य की किरणें यहाँ पर कम पहुंचती हैं उस समय उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंडक होती है, शीत ऋतु होती है, और शीत ऋतु में यहाँ पे सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी सबसे ज्यादा पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो 2-4 फैक्टर्स अगर हम लोग साथ साथ में नोट्स भी अगर बनाते चलें तो ज्यादा सही रहेगा। मैं काफी स्पीड में थोड़ा सा आपको डिक्टेट कर दूंगा जितना भी कुछ अभी पढ़ाया हुआ है ना। अगर कोई किसी का छूटता है तो वो अपना वीडियो पॉज करके बैक करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि हर चीज का हैंड आउट दे पाना संभव नहीं होगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत लिखते हुए भी चलेंगे। तो हम लोग अभी थोड़ा सा लिखेंगे, है ना। अभी हिंदी में बोल रहा हूं। जनरल ज्योग्राफी का टॉपिक डालिएगा और उसमें सबसे पहला टॉपिक डालिएगा द अर्थ। द अर्थ, है ना। द अर्थ में सबसे पहले तो पॉइंट है, पहला टॉपिक है वो है पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो हेडिंग डालिएगा पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति लिखिएगा। पृथ्वी एक शुद्ध गोला नहीं है, पृथ्वी एक शुद्ध गोला नहीं है, जबकि इसकी अपनी एक आकृति है जिसे लघ्वच गोलाभ कहा जाता है। लघ्वच गोलाभ कहा जाता है। इस आकृति में, इस आकृति का तात्पर्य है पृथ्वी का ध्रुव विषुवत रेखा पर उभरी हुई होना और ध्रुवों पर चिपटी हुई होना। ठीक है, ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर बीच में उभरी हुई है। इसे ही लघ्वच गोलाभ कहा जाता है। इसे जियोड भी कहते हैं। जियोड, जियोड का मतलब होता है कि पृथ्वी की नुमा आकृति। ऐसा मत समझिएगा कि लघ्वच गोलाभ की इंग्लिश है जियोड। जियोड को हिंदी में भी बोला जाता है और जियोड का मतलब होता है पृथ्वी नुमा आकृति। पृथ्वी नुमा आकृति, तो पृथ्वी की आकृति को जियोड बोलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम तैयार करिएगा, उस डायग्राम ऐसा रहेगा कुछ, है ना। ये है इक्वेटर और यहाँ पे थोड़ा सा चिपटी इसे ऐसे बनाइएगा और इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे रेडियस कितनी है अर्थ की? अगर इसके सेंटर से देखें तो रेडियस है अर्थ की जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर, 71 किलोमीटर। अगर हम, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, एक डायमीटर तैयार करते हैं, तो उस डायमीटर का डायमीटर कितना लंबा होगा? उसकी जो डिस्टेंस है वो है 14,000 सॉरी 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर हम इक्वेटर जो है ना, इसका डायमीटर तैयार करते हैं, देखते हैं, नापते हैं, तो हमें पता चलता है 12,757 किलोमीटर। ऐसा एक डायग्राम तैयार करिएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 44 किलोमीटर, है ना। 44 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। ध्रुवों को नापेंगे और जब विषुवत रेखा को नापेंगे तब। ठीक है, ये चीजें ऐसा डायग्राम तैयार करके रखिएगा। इसके बाद लिखिएगा पृथ्वी की गतियां।
पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। पृथ्वी में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। पहला घूर्णन मतलब रोटेशन, दूसरा परिक्रमण रिवॉल्यूशन, और तीसरा प्रीसेशन। प्रीसेशन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों को एक ही बोलते हैं, यही जानिएगा। पहला हेडिंग डालिएगा घूर्णन रिवॉल्यूशन, सॉरी रोटेशन। पृथ्वी की अक्षीय गति को पृथ्वी की अक्षीय गति को घूर्णन कहा जाता है। यहां अक्ष से तात्पर्य पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास से है। यहां अक्ष से तात्पर्य पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास से है, अर्थात वह व्यास उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती है, इसकी बात कर रहे हैं, है ना, जोड़ती है। पृथ्वी मतलब घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। विभिन्न अक्षांशों पर घूर्णन की गति अलग अलग है। घूर्णन की गति अलग अलग है। जैसे कि विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति 1690 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 60 डिग्री अक्षांश पर घूर्णन की गति इसका आधा 845 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग घूर्णन मतलब कि ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसकी गति में कमी हो जाएगी। यहीं पे नोट डाल के लिखिएगा 2 फैक्ट्स और। पृथ्वी का विषुवतीय उभार पृथ्वी पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। और विषुवत रेखा पर मैं बताता हूं, कल ही बताया था कि विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल सबसे ज्यादा होता है और ध्रुवों पर सबसे कम होता है। ठीक है, आपको क्या लिखना था यहां पर कि विषुवतीय उभार अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। अगला नोट लिखिएगा कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है ना। ये हो गया। घूर्णन की दिशा हमने लिख ली थी। तो घूर्णन का समय मतलब पृथ्वी अपनी ही जगह पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटे। समय कितना है? 24 घंटे। घूर्णन का समय 24 घंटे होता है। और घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात की घटनाएं होती हैं। दिन एवं रात की घटनाएं होती हैं। एक घूर्णन की अवधि को दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति या एक सौर दिवस कहा जाता है। अब आगे लिखिएगा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थात सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करती है।
परिक्रमा करती है तो इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहा जाता है। ब्रैकेट में रिवॉल्यूशन लिख लीजिएगा, तब इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। यह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए एक संपूर्ण परिक्रमा में 365 सही 1/4 दिन या 1 वर्ष का समय लेती है, या 1 वर्ष का समय लेती है। दिन के 1/4 समय को लेकर, ऐसे लिखिएगा, दिन के 1/4 समय को कैलेंडर में दिखाना संभव नहीं होता है, अतः एक सामान्य वर्ष 365 दिन का माना जाता है और अतिरिक्त दिन प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष के रूप में जोड़ दिया जाता है। लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा चुका था, है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी के परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व ही होती है, पश्चिम से पूर्व ही होती है। यहाँ पे ही इसलिए लगा है क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है उसकी भी दिशा समान है, पश्चिम से पूर्व ही है ना। पृथ्वी के परिक्रमण की गति 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी झुके हुए अक्ष, पृथ्वी झुके हुए अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अतः दिन एवं रात की लंबाई में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। पृथ्वी काफी तीव्र गति से घूर्णन एवं परिक्रमण कर रही है, परंतु हम इसे अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, अतः वायुमंडल भी गतिशील अवस्था में है तथा वायुमंडल के संदर्भ में पृथ्वी की सापेक्ष गति शून्य हो जाती है। यहाँ पर बाइक वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, बाइक और ट्रेन का, और जब भी अगर मेंस में लिखने को आए तो आपको एग्जाम्पल भी वही देना है, ठीक है। सबसे सामान्य है, आप अपनी मर्जी से क्रिएटिव हैं, कुछ नया एग्जाम्पल दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा, सब लोग एक जैसा मत लिखिएगा, ये भी है, लिख भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। अब अगला लिखिएगा प्रीसेशन। प्रीसेशन जो है लिखिएगा, एक और भी चीज परिक्रमण में लिख लीजिएगा पहले तो, कि ऋतु परिवर्तन, जो ऋतु परिवर्तन एक ऐसा सब हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखिएगा 21 जून की स्थिति, 22 दिसंबर की स्थिति, 21 मार्च और 23 दिसंबर की स्थिति ठीक है। तो यहां पर 21 जून की स्थिति में क्या होता है कि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, सूर्य की किरणें लंबवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। बाईस दिसंबर की स्थिति में लिखिएगा, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, मतलब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती हैं 22 दिसंबर को, है ना, 22
दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ गर्मी होगी क्योंकि सूर्य की किरणें उस तरफ सीधी पड़ रही हैं, यहां पर ऐसे। अब लिखिएगा, लंबवत पड़ती हैं। अच्छा, इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियां, उसमें लिखिएगा इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब इस दौरान इन तिथियों को 21 मार्च हो और 23 सितंबर हो, इस डेट को, स्थिति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं किस पे? विषुवत रेखा पर, है ना। विषुवत रेखा बीच का जो है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। जो 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उसे बसंत विषुव कहते हैं। बसंत विषुव कहेंगे। और जो 23 सितंबर की स्थिति है उसे शरद विषुव कहते हैं। यहां बसंत की जगह शरद हो जाएगा, स्थिति कहेंगे। ठीक है, अब चलिए लिखिए अगली हेडिंग, प्रीसेशन। प्रीसेशन क्या है, जल्दी से लिखते हैं। घूर्णन गति में या सीधे कम शब्द में लिखते हैं कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में होने वाले कोणीय परिवर्तन को प्रीसेशन कहेंगे, प्रीसेशन कहते हैं। यह सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इस गति को होने में लगभग 11 से 26 हजार वर्षों का समय लगता है, समय लगता है ना। अब आइए हम लोग अब अपने टॉपिक, अलग टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, वो है अक्षांश एवं देशांतर। उससे वहां उसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले एक वीडियो देख लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या ये। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ ध्यान से पहले वीडियो देखिएगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? अक्षांश। ये देखिए, इक्वेटर 0, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये लाइन ऐसे सर्कल खींच रहा है और इसमें इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कल है इसको अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड बोलते हैं। देखिए ऐसे रोटेट कर रही है अर्थ, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये टिल्ट भी है, हमेशा याद रखिए। लॉन्गिट्यूड अब देखिए इसमें दिखाया जा रहा है, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर रेखाएं, देशांतर। ये देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब यहीं पर हम अपना देखिए, क्या है कि ये जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर ऐसे प्राकृतिक रूप से रेखाएं खींची हुई हैं, बल्कि हम जब किसी भी स्थिति, यहाँ पे पहले समझते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से पृथ्वी के किसी स्थान का हम अवस्थिति का पता लगाते हैं। जब कोई स्थान है यहाँ पर मान लीजिए, तो उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से पता लगाते हैं। क्लियर? के माध्यम से ही पता लगाते हैं। अब यहाँ पर अक्षांश क्या होता है, पहले उसको समझते हैं।
अक्षांश जो है यहां पर देखिएगा अक्षांश को, देखिए यहां पर ऐसे अभी विषुवत रेखा बनेगी, ठीक है, विषुवत रेखा बनेगी और ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करती है। जो उत्तरी हिस्सा होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध क्या बोलते हैं, और जो दक्षिण का हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। मैंने फिर से बताया, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये काल्पनिक रेखा है। हमें पृथ्वी के लोकेशंस का पता लगाने के लिए हम ये काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं और ये अंतरराष्ट्रीय सहमति के आधार पर है। जब आप ग्लोब को देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारी लाइंस खींची होती हैं, कभी सीधी सीधी होती हैं और ये ऐसे लेटी लेटी। तो जो लेटी है ना मतलब क्षैतिज है उसको लेटीट्यूड बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड है मतलब जो लंबी लंबी है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो इसे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में डिवाइड करती है विषुवत रेखा। इसको 0 डिग्री बोलते हैं, है ना, इसको 0 डिग्री बोलेंगे। यहां पर फिर से बनाते हैं, ये रहेगी इक्वेटर, और इक्वेटर को 0 डिग्री भी बोलते हैं। 0 डिग्री या इक्वेटर या भूमध्य, इंग्लिश में जो है इक्वेटर बोलेंगे, हिंदी में भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा बोलेंगे। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। है ना। अब यहां पर देखिएगा जो लैटिट्यूड होता है वो विषुवत रेखा के साथ, अगर हम यहाँ पे ये सेंटर है अर्थ का और विषुवत रेखा के सेंटर से यहां से लेंगे तो विषुवत रेखा के सेंटर से मतलब विषुवत रेखा के साथ बनाई गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, सॉरी कहेंगे हाँ, विषुवत रेखा के साथ बनाई गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहेंगे, अक्षांश बोलेंगे। विषुवत रेखा के साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम लैटिट्यूड कहेंगे या अक्षांश बोलेंगे। मान लीजिए ये है 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री। चूंकि ये नॉर्थ में है तो इसे एन बोलेंगे नॉर्थ, और इसे साउथ में, वो साउथ में है तो एस लिख देंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया। अब पृथ्वी के एक ही स्थान के को मिलाने वाली जो अक्षांश होगा ना, मतलब कि मान लीजिए ये रहा विषुवत रेखा और इस स्थान पे, इस स्थान, ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को अगर हम ऐसे मिलाएं तो एक लाइन खींचेगी, है ना, और चारों ओर अगर ऐसे हम एक बिंदु को देखें किसी एक स्थान पर तो एक सर्कल बनेगा 360 डिग्री का, है ना, ये 360 डिग्री का। तो मतलब क्या हुआ कि समान स्थान के अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। चूंकि ये एक सर्कल तैयार होता है, चारों तरफ होता है, तो इसलिए इसे वृत्त भी बोलते हैं, सर्कल भी बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं। लाइन बोलना गलत होगा क्योंकि ये सर्कल में होंगे। एक बात ये रही, ऐसे करके जो ऐसे समान अक्षांश है ना उनको ऐसे एक एक डिग्री पर खींचा गया है, और हर जो है लैटिट्यूड वो नॉर्थ मतलब कि पोल के साथ 90 डिग्री का रिलेशन तैयार करेगा, है ना। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा। इसलिए नॉर्थ इक्वेटर या फिर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो पोल के साथ 90 डिग्री का रिलेशन तैयार करती हैं, ठीक है, 90 डिग्री ही बनेगा। अब एक एक डिग्री पर हर अक्षांश रेखा खींची गई है तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। नॉर्थ में अगर देखेंगे तो नॉर्थ में 1 से लेकर 90 तक
कितनी 90 हो गई। इसको इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ऐसे कट करके। जो नॉर्थ में अगर देखेंगे तो 1 से लेकर 90 तक कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, 90। ठीक है। यही अगर साउथ में देखेंगे तो 1 से लेकर, मतलब इधर भी तो खींची जाएंगी ऐसे रेखाएं, समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं बनेंगी। तो ऐसे कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 90। ठीक है। तो इक्वेटर को अभी हमने छोड़ दिया है यहाँ पर। ठीक है। उसके अलावा 1 से लेकर 90 तक कितनी, 90। ऊपर भी कितनी, 1 से लेकर 90। तो 90 कितना, 180 हो जाएगा, 180। और इसके अलावा जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है उसको भी मिला देंगे तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, 181। तो पृथ्वी पर कितनी काल्पनिक रेखाएं हैं लैटिट्यूड के रूप में, अक्षांशों के रूप में, तो 180 है उनकी संख्या। ठीक है, 180 है। कुछ मेजर अक्षांश हैं, लैटिट्यूड है, जिनको हम लोग जानते हैं, जैसे कि विषुवत रेखा 0 डिग्री है ना, उसको इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने देखिए कुछ मेजर अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि एक है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, या फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य या विषुवत रेखा भी बोलते हैं 0 डिग्री को। फिर उसके बाद जो अगली मुख्य अक्षांश रेखा है या वृत्त है वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे, यह है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला जो है इंपॉर्टेंट वो है 66 डिग्री एंड हाफ। ये क्या है, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा या वृत्त, है ना। हर जगह या तो वृत्त, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वृत्त या सर्कल ज्यादा सही है। और यहां पर ये नॉर्थ का पोल हो जाएगा, कितना, 90 डिग्री। अब आते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा था, हमने डिस्कस किया। अब आते हैं साउथ में कौन से, साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी महत्वपूर्ण भूमध्य वो अक्षांश हैं। तो देखेंगे यहां पर भी 23 डिग्री एंड हाफ पर, डिग्री पर, हाफ पर कौन सा आ रहा है, मकर रेखा, मकर रेखा 23 डिग्री पर, 23 डिग्री एंड हाफ पर। फिर उसके बाद जब हम 66 पर जाएंगे, 66 एंड हाफ डिग्री पर जाएंगे तो यहां पर क्या, अंटार्कटिका मिलेगा। अंटार्कटिका, अंटार्कटिक वृत्त या फिर रेखा। रेखा, इसको भी वृत्त बोल सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जब जाएंगे यहां पर 90 डिग्री पर क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है। अब इसके आगे जब भी आप साउथ की तरफ लिखिएगा ना तो एस लिखते जाइएगा, साउथ हो जाएगा, इससे पता चलता रहेगा। ये क्या है, नॉर्थ है, यहां पर भी क्या है, नॉर्थ।
और ये नॉर्थ पोल हो गया। कभी भी ऐसे छोड़ के मत लिखिएगा कि 23.5 डिग्री लिखकर छोड़ दिया, या फिर लिखिएगा कर्क रेखा उसकी जगह पर, ठीक है। तो ये कुछ मेजर अक्षांश हैं, है ना। कटिबंध भी बोलते हैं इनको, है ना, इनके ये जो कटिबंध है। अब आइए डिस्कस करेंगे कुछ डायरेक्शंस को समझ लें पहले, है ना। नोट्स बनाने की टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स मैं डिक्टेट कर दूंगा, पहले समझ लीजिएगा अच्छे से। समझना जरूरी है क्योंकि नोट्स तो हमेशा साथ में नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर आप समझ लिए एक बार कॉन्सेप्ट को तो फिर अगली बार आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, बस किताब उठाया या वीडियो देखा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। बोर और तो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो ज्योग्राफी को पढ़ने में, अभी भी समझने में, तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा चेंज करके भी और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मतलब अभी भी अच्छे से ही पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं और मेहनत करूंगा खुद पर, और फिर मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा आपको। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, या लिखने में कोई दिक्कत हो, तो या कोई भी कॉन्सेप्ट जो अभी तक समझ में नहीं आया है, उन सबको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। चलिए डायरेक्शन देख लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ओके। अब से आप ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ये कहना बंद कर दीजिएगा कि ये ऊपर है, मतलब रसिया किधर है, ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, नीचे है, श्रीलंका किधर है, नीचे है, ये कहना बंद कर दीजिएगा। बल्कि आप इसको नॉर्थ साउथ बोलेंगे, इसको, है ना, ईस्ट और वेस्ट बोलेंगे। क्लियर, ईस्ट और वेस्ट बोलेंगे। अब ये तो चार दिशाएं हमें पता ही हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये ईस्ट और साउथ के बीच में है या साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट बोलेंगे। ये वे साउथ वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट बोल देंगे, और इसे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। बहुत सिंपल सा है। अब आप एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस डायरेक्शन को मिटाऊं, है ना, अगर ऐसे मिटाऊं फिर देखूं तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री पर है, पूरा तरीके से लगभग गोलाकार है, हमने देखा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये मैंने क्यों बताया, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। अब एक बात और, जब हमने अभी अक्षांश को पढ़ा तो अक्षांश में हमने पढ़ते समय देखा कि ये रहा विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है आर्कटिक रेखा, और ये है पोल्स। इधर मकर रेखा, इधर अंटार्कटिका, और इधर साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमने देखा। अब बात आती है कि कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम नॉर्थ पोल की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे विषुवत रेखाओं की वो अक्षांशों की लंबाई जो है वो घटती जाएगी। मतलब ये देखिए, ये वृत्त जो है अब इस वृत्त से छोटा हो गया, यहाँ पर और छोटा हो जाएगा, और ये एक टाइम आएगा जब ये एक बिंदु के रूप में होगा। क्लियर, ऐसे ही साउथ में देखेंगे तो ये घट रहा है, इसकी लंबाई घट रही है, ठीक है। हालांकि सभी अक्षांशों की जो लंबाई, वो सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उनकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है और उसी डिस्टेंस पे रहती हैं। क्लियर, है ना। अच्छा, एक जो अक्षांश है, मतलब मैंने यहाँ तो मेजर अक्षांशों के बारे में डिस्कस किया था, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी होती है, कितने किलोमीटर, तो लगभग 111 किलोमीटर
होती है ना, 111 किलोमीटर, लगभग 110 होती है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही ये ध्रुवों के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि 111 किलोमीटर हो जाती है ना, 111 किलोमीटर। क्लियर? ये है प्रत्येक 1 डिग्री पर 1 अक्षांश होता है ना। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 4 मिनट होगा, है ना, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा हमेशा, अभी आगे देखेंगे हम लोग, है ना। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये वाला, है ना, 110 किलोमीटर और 111 किलोमीटर। इससे ये पता चलता है कि ध्रुवों पर चपटी है पृथ्वी। अब आगे चलते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर क्या होता है, पहले से फिर से हम उस वीडियो को देखते हैं और उसमें देशांतर को फिर से देखते हैं। इसमें देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या इक्वेटर है, दिख रहा है, लैटिट्यूड बताया जा रहा है इसमें। ये देखिए यहाँ एक एंगल है, एक यहाँ पर एक बिंदु है, ये विषुवत रेखा के आसपास है, और इस विषुवत रेखा से एंगल लिया जा रहा है, ठीक है, इसको अक्षांश बोलेंगे, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर अगले ही में स्लाइड में दिखेगा लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड को देखिए, लॉन्गिट्यूड देशांतर, ये देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो रेखा जा रही है उसे देशांतर रेखा बोलते हैं। ये नॉर्थ साउथ पोल से चलकर या साउथ पोल से चलकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। मतलब ये दोनों, मतलब कोई भी देशांतर रेखा वो एक दूसरे को कहाँ मिलेगी, पोल्स पर, ठीक है, उसको काटेगी कहाँ पर, पोल्स पर। देखिए अब यहाँ पर एक साथ दिखाया जा रहा है, देखिए चलिए फिर अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा, देखिए ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, इन दोनों को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है उसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलेंगे, है ना, या प्रधान यामोत्तर बोलेंगे, प्रधान यामोत्तर बोलेंगे, ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर बोलेंगे। मेरिडियन प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, है ना, प्राइम मेरिडियन। जैसे हम देखते हैं ना कि अक्षांशों में एक मेजर है ना, विषुवत रेखा बना दिया गया था और वहां से एंगल लिया जा रहा था, वैसे ही हम लेंगे कि जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, है ना, ये देखिए ऐसे ऐसे करके देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को पर जा रही हैं। यह साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, दोनों डायरेक्शन हो सकती है, तो जो मिलाया गया है वो ऐसे बनाया गया है ना। अब देखिए, अब देशांतर क्या है, देशांतर है कि प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा के साथ बनाई गई कोणीय दूरी, है ना, तो देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर कहेंगे।
देशांतर कहेंगे। मतलब क्या हुआ, इससे पता कैसे चल रहा है, जब भी आपको किसी भी देश का पता लगाना हो कि वो कहां पर है, किस तरफ है ना, तो हम अक्षांश और देशांतर दोनों का एंगल लेते हैं, तब हमें पता चलता है। कैसे, समझिएगा, कैसे समझिएगा। पहले तो हम देशांतर को समझ लें। देशांतर जो है वो एक देशांतर दूसरे देशांतर को कहां मिलेगी, साउथ पोल से, या साउथ पोल पर या नॉर्थ पोल पर, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ दोनों हो सकती है। क्या ये एक दूसरे को कभी काटती हैं? हाँ काटती हैं। कहां पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर जाके मिलेंगी। कितनी अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। ये इनका जो एंगल है, मतलब क्या ये पूरी तरीके से सर्कल है, क्या ये नॉर्थ पोल की उस तरफ भी जाके, नहीं ऐसा नहीं है। तो इनका जो एंगल है वो 180 ही है, बल्कि अक्षांशों को देखेंगे तो एक वृत्त बनता है, एक सर्कल बनेगा जो कि 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है, बल्कि जो देशांतर होता है वो 180 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये बातें रही देशांतर रेखा के बारे में। ये समानांतर नहीं होती हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों, ये मतलब मैंने ये तो बता चुका हूं फिलहाल तो मैं, कि हाँ ये एक दूसरे को पोल्स पर जाकर मिलती हैं, तो ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। ठीक है, और इनकी जो बीच की दूरी है वो विषुवत रेखा पर एक दूसरे से सबसे ज्यादा होती है। मतलब क्या हुआ, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, बल्कि पोल्स पर शून्य होगी। ठीक है, ध्रुवों पर शून्य होती है, जबकि विषुवत रेखा पर मैक्सिमम होती है ना। हुआ क्या कि टाइम जोन और स्थिति का, मतलब लोग किसी देश की लोकेशन का पता लगाने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, और इन काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम किसी देश की अवस्थिति का पता लगा सकते हैं। कैसे पता चलता है, फिर से देखते हैं। अब समझिएगा कि हमने अब अक्षांश और देशांतर दोनों को साथ में लेते हैं, और ये देखिए विषुवत रेखा और ये ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच कहां पर है, ग्रीनविच कहां पर है, ग्रीनविच है क्या, तो ग्रीनविच जो है वो लंदन का एक शहर है। लंदन कहां पर है, इंग्लैंड में। तो ग्रीनविच एक शहर है। बोला गया कि हम कौन सी, मतलब रेखा को, मतलब देशांतर रेखा को हम मुख्य माने। हमने ऐसे तो मान लिया कि विषुवत रेखा मुख्य है अक्षांशों में, लेकिन हम देशांतर में किस रेखा को मुख्य माने, क्योंकि सभी तो बराबर हैं एक तरह से, सब पोल्स पर जाके मिल रही हैं। तो कौन सी ऐसी रेखा लें जो कि मुख्य हो, तो ग्रीनविच शहर, लंदन का ग्रीनविच शहर है, वहां पर, वहां से एक रेखा गुजर रही थी जिसको प्रधान यामोत्तर कहा गया, प्राइम मेरिडियन कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि लंदन का ये जो शहर है ना, उसके ऊपर या नीचे कोई और शहर नहीं है, कोई और स्थिति नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको 0 डिग्री कहा जाता है ना, कोई और शहर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको प्रधान मध्याह्न को या फिर ग्रीनविच लाइन को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। इसके ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब हम लोग टाइम जोन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टाइम जोन पढ़ेंगे, टाइम जोन पढ़ रहे हैं। अब हम वेस्ट और ईस्ट देख लिया, साउथ और नॉर्थ देख लिया। जब हम प्रधान या मध्य या 0 डिग्री से हम जब ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, तो की ओर जब बढ़ेंगे
यहाँ पे देखिएगा, जब हम ग्रीनविच वाली लाइन से जब हम ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, है ना, तो जो टाइम है वो प्लस हो जाता है, और इस तरफ जब आएंगे तो माइनस हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक चीज और, कि चूंकि सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, और पृथ्वी अपनी ही जगह पे जिस दिशा में घूम रही है वो वेस्ट टू ईस्ट है। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर समझिए, देखिए ये है जापान, है ना। मैप आप लोग जो एटलस है ना अपना, वो अपने पास देखिए, उसमें ग्लोब में देखेंगे एक पूरा चार्ट होगा वर्ल्ड मैप का, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो जो जापान है ना, इसके इस तरफ देखेंगे तो ये पीछे की लाइन, मतलब प्रधान यामोत्तर के पीछे की लाइन है। अब उसके बाद क्या स्थिति देखेंगे, यहाँ पर देखिए जापान है। जापान में बोला जाता है कि सूर्योदय सबसे पहले होता है। विश्व में सबसे पहले दिन की शुरुआत कहाँ होती है? जापान में होती है। जापान में, क्योंकि जापान के इस तरफ का एरिया वेस्ट में आ जाता है, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है ना, इसके पीछे भी तो एक लाइन होगी जो 360 वाली होगी। उसको, उससे जब वो कोई भी डेट चेंज होनी होती है, तो वो 360 डिग्री को जब वो कोई पार कर जाता है, तो वो डे चेंज हो जाता है, टाइम जोन चेंज हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ से प्रश्न कई बार बना है और थोड़े से समझने की जरूरत है ना। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य का उदय यहीं पर होता है। तो सूर्य, पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो जब ये जापान का मान लीजिए क्षेत्र है, यहाँ ये जापान है, और सबसे पहले चूंकि मेरिडियन 360 डिग्री के बाद जो सबसे पहला देश आता है वो जापान आता है। और जापान में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां सूर्योदय शुरू होता है, और उसके बाद से दिन की शुरुआत होती है। अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होता है, तो दिन आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ रहा होता है, और धीरे धीरे करके ये पूरा एक सर्कल पूरा होता है। हम यहाँ पे बात क्या करना चाह रहे हैं, वो ये है कि ये जो 0 डिग्री है ना ग्रीनविच, उससे जब भी हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम प्लस हो जाएगा। अगर जब भी इस तरफ आएंगे, मतलब जब सूर्य जापान से होते हुए, मतलब पृथ्वी को हम घुमा रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे सन को समझाने के पर्पज से कह रहे हैं, जब जापान से आगे बढ़ रहा होगा ऐसे सूर्य, और पृथ्वी इस तरफ जा रही होगी, है ना, तो यहाँ पर इंडिया है, भारत है, भारत को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे ये ग्रीनविच लाइन को क्रॉस करेगा, और फिर उसके बाद ग्रीनविच लाइन को क्रॉस करने के बाद इस तरफ बढ़ेगा, है ना। तो देखिएगा होता क्या है ना, कि होता है क्या कि मान लीजिए ग्रीनविच पर 12 बज रहा है रात के, है ना, रात का 12 बज रहा है, तो बोला जाता है कि भारत में कितना बज रहा होगा, भारत में, इंडिया में टाइम क्या हो रहा होगा। तो मैंने बोला ना कि जब भी ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो टाइम को प्लस करेंगे, 12 बजे से हम प्लस करेंगे। और चूंकि जब हम अक्षांश और देशांतर को देखते हैं और समझते हैं और एंगल लेते हैं दोनों का, हमने बोला कि बोला गया कि 82 डिग्री भारत यहाँ पर है कहीं, और जब भी यहाँ से ऐसे एंगल लेंगे तो ये एंगल कितना निकल कर आ रहा है, 82.5 डिग्री ईस्ट आ रहा है, और ईस्ट भी क्या, नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम बहुत इजी वे में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिएगा इसको। 82.5 डिग्री पर भारत स्थित है। 82.5 हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। और अगर 82 डिग्री है तो 82.5 डिग्री मतलब गुणे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 330 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 330 मिनट आएगा, और 330 मिनट को जब हम डिवाइड, मतलब कि आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 5 and 30 आवर्स आ जाएगा। मतलब मेरा यहाँ पे बताने का मतलब है कि अगर लंदन में, मतलब ग्रीनविच शहर में अगर रात का 12 बज रहा है, तो हम 82.5 डिग्री ईस्ट वाले को में कुछ समय ऐड करेंगे,
है ना, क्योंकि प्लस में चल रहा है, इधर सूर्य पहले आ चुका है और इधर सूर्य नहीं आया है। तो जिधर सूर्य आ चुका है उधर हम टाइम को प्लस करते हैं। अगर भारत का जो अक्षांश एवं देशांतर का एंगल है वो 82.5 डिग्री है, तो हम 82.5 को मल्टीपल करेंगे 4 से, तो हमें कितना मिनट मिलेगा, 330 मिनट मिल रहा है। और 330 मिनट को जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटा। इस हिसाब से देखेंगे तो लंदन के ग्रीनविच शहर से भारत का जो समय है वो है 5.5 घंटा आगे है, पहले है। मतलब मान लीजिए भारत में अगर 12 बज रहा है रात का, तो फिर लंदन ग्रीनविच में कितना बज रहा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आता है घुमा घुमा के, ऐसे पूछा जाएगा कि अगर लंदन के ग्रीनविच में रात का 12 बज रहा है तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में कितना बज रहा होगा। मान लीजिए वहां का अक्षांश और देशांतर आपको दे दिया गया, बोला गया मान लीजिए एग्जांपल कि 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री को आप 4 से 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 20 200 आ जाएगा, 200 मिनट। और अगर हम उसे 200 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 घंटा 20 मिनट आएगा। तो ऐसे करके आप हमेशा टाइम जोन निकालिएगा। ठीक है, एक बात और, इस देशांतर के पीछे की जो रेखा है जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो दिन भी बदल जाता है। मतलब इस तरफ रविवार होगा और इस तरफ सोमवार होगा, है ना। तो पूछा जाता है ऐसा कि कौन से डिग्री के देशांतर रेखा को क्रॉस करने के बाद, है ना, क्रॉस करने के बाद जो है वो दिन में बदलाव आता है, दिन बदल जाता है। तो बोला जाएगा 0 डिग्री, तो नहीं, ऐसा नहीं है, 360 डिग्री पर होगा, इसके पीछे होगा जो अभी इसमें नहीं दिख रहा है हमें आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या है, भारत कितने देशांतर पर स्थित है, तो यहाँ पर आता है 82.5 डिग्री। तो भारत का देशांतर क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट आता है, पूर्व में स्थित है भारत। ठीक है, इसीलिए देखिए ब्रिटेन से जो कंपनी आई थी, मॉडर्न इंडिया में देखेंगे पढ़ेंगे हम लोग, तो जो भारत में ब्रिटेन से कंपनी आई थी उसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट में, ईस्ट की ओर आई थी ना, तो ये हो गया। तो इस तरीके से टाइम जोन के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ से टाइम चेंज हो जाता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं, ये अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में कुछ हम बेसिक डिफरेंसेस जान लेते हैं। जैसे कि अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो अक्षांश है वो किसी भी नॉर्थ और साउथ के लिए जो एंगल क्रिएट करता है वो अक्षांश होता है। वहीं अगर हम देशांतर की बात करेंगे तो ये नॉर्थ, मतलब नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो जो प्रधान यामोत्तर रेखा है उसके साथ जो एंगल बनाएगा, है ना, जो एंगल बनाएगा उसको देशांतर रेखा कहेंगे। तो ऐसे अब देखिए, अब जिस भी रेखा पर कोई देश आएगा उसको वहां के देशांतर, उसके देशांतर के हिसाब से उसका समय मापा जाएगा। देशांतर, अब देशांतर के बारे में हो गया। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं, मतलब वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते किसी भी स्थान पर, वो अपना एक इंडिपेंडेंट सर्कल होता है। देशांतर के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। अगर हम देशांतर की बात करें तो सब एक दूसरे से ध्रुवों पर मिल रहे हैं। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वक्र के समान प्रतीत होते हैं, जबकि यामोत्तर वक्र के समान प्रतीत, यामोत्तर वृत्त के समान होते हैं, ध्रुवों से गुजरते हैं। मतलब क्या हुआ कि पूर्ण सर्कल है कौन, अक्षांश, और आधा सर्कल कौन है, आधा वृत्त कौन है, देशांतर रेखाएं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, लगभग 110 से 111 किलोमीटर। मैंने बताया था इक्वेटर पर कुछ और होगा और विषुवत उस पे पोल्स पे कुछ और होगा। जबकि दो यामोत्तरों के बीच की दूरी जो है ना, डिस्टेंस कितनी है, वो 111.3 किलोमीटर है, और जबकि ध्रुवों पर ये शून्य हो जाती है। ठीक है, कितनी रेखाएं हैं, मतलब अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो मैंने बताया था 181
और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो कितनी है 360। एक एक डिग्री के अंतराल पर एक एक देशांतर रेखा है और ऐसे करके 360 रेखाएं हैं और 360 डिग्री में, जो कि पूरब और पश्चिम में देखें तो पूरब ऐसे अगर हम मैप को अपना फैला लेते हैं, है ना, ऐसे ग्लोब को फैलाएं तो ये वेस्ट का एरिया हो जाएगा, ये ईस्ट का एरिया हो जाएगा। तो इधर वाले को क्या ऐसे डिवाइड करेंगे तो इधर कितनी रेखाएं हो जाएंगी 180 और इधर कितनी होंगी 180, तो टोटल कितनी 360 रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम इक्वेटर उसमें अक्षांशों में बात करें तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा, ये कुछ मुख्य अक्षांश हैं। जबकि हम जब उसकी बात करेंगे देशांतर की तो देशांतर में देखेंगे कि क्या सिर्फ एक है जो प्राइम मेरिडियन है, मतलब प्रधान याम उत्तर है, हम उसी को मुख्य मानते हैं, बाकी सब समान है, सामान्य है। ठीक है, आपको कुछ एक वही चीज याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। फिर से लिखते हैं, इसको क्लियर करके समझते हैं अलग से। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट होता है। तो अगर 15 डिग्री करेंगे तो कितना 15 डिग्री में तो 15 इंटू 4 हो जाएगा, तो मतलब 60 मिनट। और 60 मिनट को आप लोग जानते हैं ना कि 1 घंटा होता है। ठीक है, 1 घंटा होगा तो मतलब 1 घंटे में पृथ्वी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री, यहाँ पे एंगल हटा देते हैं, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री मतलब 15 देशांतर रेखाओं को पार करती है। ठीक है, 15। आप लोग सोच रहे होंगे एक और तरीका है कि अगर भारत 82.5 डिग्री ईस्ट पर है तो इसकी जो समय है वो 5.5 घंटा कैसे आया। ध्यान दीजिएगा कि अगर पृथ्वी 15 डिग्री 1 घंटे में चल रही है ना, तो अब हमें यह भी पता होगा कि 82.5 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी है, सॉरी भारत है। तो क्या होगा 15 को 4 से मल्टीपल करेंगे, 5 से करेंगे तो हम 75 तक पहुंच जाएंगे। 75 में पहुंच गए, मतलब फिर से देखें, यहां देखिएगा 15 डिग्री कितनी देर में घूम रही पृथ्वी 1 घंटे में। और अगर भारत 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, तो हम इसका कैसे मापन निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे। तो देखिए 15 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 75, है ना। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 75 आ गया। ये अब हम 82.5 के करीब पहुंचने वाले हैं। अगर हम 75 में कितना और जोड़ दें कि ये 82.5 हो जाए, 82.5 हो जाए, तो कितना 75, सॉरी 7.5, अगर इतना जोड़ दें तो ये 75 में 82.5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 75 को 75 में 7.5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82.5। तो अगर 5 घंटे में 75 डिग्री का एंगल चल रहा है, तो अगर हम 15 को भी आधा कर दें तो कितना, है ना, 7.5 डिग्री कितनी देर में चलेगा। मतलब अगर 15 डिग्री 1 घंटे में चल रहा है तो 7.5 डिग्री कितना चलेगा आधे घंटे में, 30 मिनट में। समझ रहे हैं बात को, 30 मिनट में चलेगा। तो 30 मिनट कितना 75, यहाँ पे 5 मिल गया था, और इस 5 को और आधा घंटा को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 82.5। ध्यान से समझिएगा, हो सकता है ये आसानी से समझ में ना आया हो, लेकिन अगर इस तरीके से आप समझ लिए तो इस तरह से करने का आपको कोई मतलब नहीं रहेगा दूसरे एंगल दूसरे तरीके से, और आराम से आप निकाल सकेंगे किसी भी देश का टाइम जोन। ठीक है, ये बातें रही। अब आते हैं, जानते हैं एंटीपोड क्या होता है ना। एंटीपोड क्या है,
यूपीएससी ने इससे प्रश्न किया है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, नहीं तो बहुत प्रचलित नहीं है ये। ठीक है, एंटीपोड क्या होता है? ये मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। अगर मान लीजिए नॉर्थ में अगर कोई एक देश जो 82 डिग्री पर है या मान लीजिए 80 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, तो बोल इसका एंटीपोड क्या होगा? इसका एंटीपोड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और चूंकि 180 डिग्री का होता है देशांतर, तो 180 से आप 80 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 100। और 100 मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 100 डिग्री पर जो देश होगा वो 180 का एंटीपोड होगा। एक और हम आराम सीधे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, जैसे कि आपसे पूछा गया कि 45 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री एंड नॉर्थ एंड 80 डिग्री ईस्ट का एंटीपोड क्या होगा? एंटीपोड क्या होगा? तो जो एंटीपोड है क्या है? ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरे तरीके से पूछने की संभावना नहीं है इसमें। तो जो नॉर्थ का है वो तुरंत जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इसका 45 डिग्री साउथ कर दीजिएगा सीधा सा। फिर उसके बाद जो 80 है ना, 80 डिग्री ईस्ट आ रहा है, उसको 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 40 डिग्री साउथ होगा और 100 डिग्री यहां पर अगर ईस्ट बोला गया है तो वो वेस्ट हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। यही एंटीपोड होता है और कुछ नहीं। नॉर्थ को साउथ में चेंज कर दीजिएगा एज इट इज। ठीक है, इसको ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, कोई चेंजेस मत करिएगा। लेकिन अगर ईस्ट और वेस्ट में चेंज करना है, वो आ रहा है, तो ईस्ट और वेस्ट को 180 से माइनस कर दीजिए जितना भी हो, और जो भी आएगा उसके साथ में अगर यहाँ पर ईस्ट है तो यहाँ पे वेस्ट लिख दीजिए। यही आपके ऑप्शंस में मिल जाएगा और क्लिक करिएगा। यही है एंटीपोड, बहुत कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलिए हम लोग सिलेबस लिख लेते हैं किस चीज का। हमारा अक्षांश हमने अभी तक क्या पढ़ा है ना, पृथ्वी के बारे में उसका परिचय पढ़ा है, उसकी गतियां पढ़ी हैं, है ना, और गतियों के साथ में हमने पेरीहेलियन अपहेलियन भी इसी के अंदर ही पढ़ा है। और इसके अलावा अक्षांश, देशांतर और अक्षांश रेखाएं भी पढ़ी हैं हमने। ये 3 टॉपिक हो गए आपके जनरल ज्योग्राफी में जो हमने बताए थे। ठीक है, अब आइए फ्रेश टॉपिक जो अगला है वो है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। हम इस टॉपिक को कल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसका सिलेबस लिख लेते हैं। मैंने बताया था ना कि हर चैप्टर से पहले हर एक टॉपिक का एक माइक्रो डिटेलिंग, वो टॉपिक्स मैं आपको बताता जाऊंगा जो हमें पढ़ना है सीधे सीधे। लिखिएगा, भू आकृति विज्ञान में भू आकृति विज्ञान में देखेंगे तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहां से? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले तो ये भी जान लीजिए, ताकि क्योंकि प्रचलित शब्द है जियो, सॉरी, जियोमॉर्फोलॉजी होता है। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भूकंपीय तरंगों से, है ना, भूकंपीय तरंगों से पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। फिर उसके बाद भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी मतलब कि प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, है ना, ऐसे करके जो भी एरा रहे हैं, इपॉक रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी का जो आज से लगभग 4600 साल पहले उत्पन्न हुई थी पृथ्वी, तो उसके बाद से अर्थ कैसे चेंज हुआ, इसके डायमेंशंस, मतलब कि क्या भारत जहां पर आज लोकेट करता है, वहां पर पहले भी था, और अगर भारत में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई हैं, भारत में पठार बने हैं, तो कब बने हैं, हिमालय कैसे बना है, कब बना है, इन सब के बारे में इसकी एक हिस्ट्री है, उसका एक टाइम टेबल है, और उस टाइम टेबल से प्रश्न आया है, और उसके बारे में हम जानेंगे। फिर देखिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसको अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 ईस्वी में, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्थलाकृति विकास के नियंत्रक, स्थलाकृति विकास के नियंत्रक, यहाँ पे लिखना इतना संभव नहीं होगा, तो स्थलाकृति विकास के नियंत्रक कारक। अगला पॉइंट होगा समुद्री नितल प्रसार सिद्धांत, हेरी हेस का सिद्धांत। हम लोग ये कल फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना, ऐसे पढ़ लीजिए। समुद्री नितल का प्रसार सिद्धांत हेरी हेस ने दिया था, उसको भी देखेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज की सबसे मान्य अवधारणा है ज्योग्राफी में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में मैक्सिमम भूकंप क्यों, कहाँ, कैसे आता है, ज्वालामुखी कहाँ, क्यों, कैसे आता है, क्यों आएगा, है ना, इन सब के बारे में बहुत सटीक जानकारी हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से मिलती है, वो हम पढ़ेंगे, है ना। सुनामी, अगला पॉइंट होगा सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। इस सारे टॉपिक्स को हम लोग भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कवर करेंगे, है ना। तो चलिए आज यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास को खत्म करते हैं, और अगर कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ पे खत्म करते हैं, ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।